हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साही ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं एंड न्यूक्लियस सेल में होता है। ओके, तो सेल के इनसाइड न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के इनसाइड क्रोमोसोम है एंड क्रोमोसोम डीएनए एंड जीन को कंटेन करता है। ओके, तो हम स्टडी करते हैं कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है इनहेरिटेंस की, वो उसमें होता क्या है। ओके, इंटरेस्टिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो जो जीन्स ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस ऑन ए क्रोमोसोम, अभी हम देख रहे हैं, ये हम डायग्राम से देख रहे थे कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन्स। ओके, तो जीन्स क्या है, क्रोमोसोम के एक स्पेसिफिक प्लेस पे क्या करते हैं, एक लीनियर वे में लोग ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, जब क्या होता है, मियोसिस, सेल डिवीजन होती है, तो ड्यूरिंग मियोसिस क्या होते हैं, क्रोमोसोम सेग्रीगेट भी होते हैं और इंडिपेंडेंटली एसोसिएट भी हो जाते हैं, यानी उनको कहते हैं हम सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये जीन के जो मेंडल ने जो अपने लॉज दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उन्हीं थ्योरीज, उन्हीं लॉज के बेस पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई। ओके, ये क्यों आई, मेंडल ने 1865 में, ओके, उन्होंने जब क्या किया था, मेंडल ने अपना जो वर्क है इनहेरिटेंस, ठीक है, वो क्या किया, उन्होंने पब्लिश किया 1865 में। तो उसमें क्या हुए, उसके बाद जब फिर से उन्होंने जीन्स को क्या माना, जीन्स को एक इनहेरिटेंस का करेक्टर माना। मीन्स जो ट्रेड से होते हैं, ओके, जो करेक्टर से होते हैं, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जिसको इन्होंने क्या कहा, फैक्टर, बट नाउ न्यू टर्म में इन्होंने उसको फिर क्या कहा, जीन कहा। ठीक है, तो इन्होंने जो जीन का जो कॉन्सेप्ट है, मेंडल ने जीन के कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन किया। ठीक है, जो कि उसमें क्या था, एक नया कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और फिर से क्या हुआ कि जीन्स ने, मेंडल ने कहा कि जो जीन्स हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं जीन्स, जीन डिस्क्रीट होते हैं, जीन स्टेबल होते हैं। ओके, ये उन्होंने क्या दिया, जीन्स की थ्योरी दी, जीन्स को उन्होंने फैक्टर कहा और वही क्या देते हैं, ट्रेट्स को एक्सप्रेस करते हैं। ये मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, जो अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उन लॉज में ये बात जीन को, यानी कि फैक्टर, जिसको उन्होंने पहले फैक्टर कहा, बाद में जीन नाम दिया उसका, उसके बेसिस पे कहा। ठीक है, तो उन्होंने उसमें क्या कहा कि जीन्स है, जीन्स का मेंडल ने जीन्स का कोई फिजिकल, कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस को प्रोवाइड नहीं कराया, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया कि ये किससे बना है, दे वेर मेड ऑफ। ठीक है, ये कुछ भी नहीं बता पाए, और एक मैथमेटिकल टर्म्स के रूप में उन्होंने क्या किया, अपने लॉ को, मेंडल ने अपने लॉ को क्या किया, पब्लिश किया। ओके, फिर क्या हुआ 1902 में, ठीक है, 1902 एंड 1900 में इनके जो मेंडल के जो ये लॉ है, जो कि इन्होंने क्या किया, फिजिकल एविडेंस नहीं दिया, नहीं दे पाए कि जो जीन्स हैं वो किससे बने हैं। ठीक है, और भी उनमें जो है एक मैथमेटिकल टर्म्स उसमें दे दिया। ठीक है, अपनी जो जीन्स हैं उसके उनके जो भी लॉज हैं, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है या सेग्रीगेशन लॉ है, तो इनकी फिर से क्या हुई, रीडिस्कवरी करने के लिए, क्योंकि इन मेंडल ने कोई फिजिकल एविडेंस नहीं दिया जीन्स का। ठीक है, और कोई ये भी नहीं बताया कि वो किस से चीज़ से बने हैं, किस मैटर से बने हैं, किस पदार्थ से बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर से क्या किया, 1900 में थ्री साइंटिस्ट, डीवरीज, कॉरेंस एंड सान सेरमार्क, ओके, डीवरीज,
कोरेंस एंड वॉन सेरमार्क, इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली जो मेंडल्स लॉज हैं उनके जो रिजल्ट हैं उनको फिर से क्या किया, रीडिस्कवर किया इन 1900। ओके, इंडिपेंडेंटली क्या किया, रीडिस्कवर मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर से क्या की, उनकी रीडिस्कवरीज की। अब उस समय जब वो रीडिस्कवरी कर रहे थे, कौन, डी वरीज, कोरेंस एंड वॉन सेरमार्क, तो उस समय क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप है, ओके, जो कि बहुत ही माइक्रो जो भी पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के एंड अदर कोई भी चीज़ें, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज होता है। तो उस समय जो माइक्रोस्कोप की जो टेक्निक है वो प्रोग्रेस कर रही थी। ठीक है, और उसी समय क्या हो रहा था कि जो साइंटिस्ट हैं वो सेल डिवीजन को देखने में क्या हो रहे थे, मतलब अपने आप को एक सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है उस सेल डिवीजन की प्रोसेस को केयरफुली ऑब्जर्व करने के लिए साइंटिस्ट लगे हुए थे, एबल हो चुके थे, योग्य हो चुके थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, तब उन्होंने देखा, तब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो सेल है, ठीक है, वो सेल क्या होती है, सेल के इनसाइड एक पार्ट होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, और जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, सेल जब डिवीजन होता है मींस जब व्हेन द सेल डिवाइड, ओके, तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको एक कलर्ड चीज अपेयर हुई सेल के इनसाइड न्यूक्लियस में, कलर्ड चीज अपेयर हुई, कलर बॉडीज, ठीक है, विजुअलाइज हुई, उसको उन्होंने क्या कहा, क्रोमोसोम्स नाम दिया। दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ओके, तो क्रोमोसोम्स क्या है, कलर्ड पार्ट हो गया। अब फिर क्या हुआ, 1902, ओके, 1902 में क्या हुआ, क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। ठीक है, तो 1902 में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम है वो मियोसिस की प्रोसेस में किस तरह से मूवमेंट करते हैं, इस पर भी क्या हुआ, वर्क हुआ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस के इनसाइड है। सेल डिवीजन में क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, यानी कि डिवाइड हो गया यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि सेग्रीगेट हो जाते हैं। ओके, तो सेग्रीगेट होने पर फिर उस समय दो और साइंटिस्ट आए, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोमरी। ओके, मीन्स हम इनको सीधे सीधे इनके नाम याद रख सकते हैं, सटन एंड बोवरी। ठीक है, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी इनका नाम है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रोमोसोम के बिहेवियर की स्टडी की। ठीक है, तो इन्होंने ये पाया कि जो क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है, ओके, क्रोमोसोम का बिहेवियर बिल्कुल जीन जैसा ही है, सेम एज जीन के जैसा क्या है, क्रोमोसोम का बिहेवियर है। व्हाई, बिकॉज क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ए होमोलोगस पेयर। ठीक है, सटन एंड बोवरी ने क्या किया, पोस्टुलेट किया इंडिपेंडेंटली 1902 में क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। तो ये जो थ्योरी है इसने क्या कहा, द थ्योरी स्टेट दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय द जीन्स दैट आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। मिल गया फिजिकल एविडेंस। ओके, जो कि मेंडल ने ये नहीं बताया था कि जीन्स होते कहाँ हैं, किस चीज़ से बने होते हैं, बट सर्टेन बोवरी ने जब देखा क्रोमोसोम्स को और स्टडी की तो देखा कि जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उसी में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, मीन्स जीन्स दैट आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, कंडीशन क्या है, यही मेंडल ने कहा था कि जीन पेयर में होते हैं, बिल्कुल पेयर में है, और यहीं पर हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। मेंडल ने कहा कि जीन्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ओके, मेंडल ने क्या कहा था, जीन्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, और क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ओके, सेग्रीगेट कब होते हैं, क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेटेड इन सेल डिवीजन,
माइटोसिस एंड मियोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होती है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, ओके, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब क्या होती है, जो मियोसिस की प्रोसेस होती है, मियोसिस की प्रोसेस में जो मेटाफेज आती है, ओके, मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम एक लाइन में होते हैं, बट एनाफेज में क्या होते हो जाते हैं, वो अपने अपोजिट पोल की ओर सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेम एज मेंडल ने भी क्या कहा था कि जो जीन्स होते हैं वो भी सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीन्स क्या होते हैं, जीन्स जब क्रॉसिंग होती है तो उसके बाद जीन्स क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। और एक डिफरेंट टाइप की, एक डिस्क्रीट स्टेबल यूनिट को जीन्स कहा उन्होंने कि एक अलग क्या हो जाएंगे, वो एक डिफरेंट टाइप का अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा हट के करेक्टर देंगे, ठीक है। और एक जीन्स क्या होगा, किसी भी अलग जीन से क्या हो जाएगा, वो बाइंड हो जाएगा, इंडिपेंडेंट किसी के साथ भी क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। सेम एम क्रोमोसोम में भी यही होता है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली एसोसिएटेड एंड रिजल्ट जाइगोट बनता है, ओके। तो ये क्या है, हम इसको अगर प्रैक्टिकली स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जीन्स जीन्स आर फाउंड इन क्रोमोसोम, ओके। मीन्स जीन्स कहाँ है, क्रोमोसोम के अंदर है। और पहले स्टडी किसकी, मेंडल ने जीन्स की बट ये नहीं बताया ये होते कहाँ है। और फिर देखा कि हाँ ये जीन्स है क्या, तब वॉल्टर एंड सटन ने देखा कि ये जीन्स कहाँ है, क्रोमोसोम में है, ठीक है। तब उन्होंने थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 में, ओके, सटन ने, ठीक है। तो सटन ने क्या किया, जो सटन है उन्होंने ये सजेस्ट किया दैट द जीन्स आर द एक्चुअल फिजिकल हेरिडिटी यूनिट दैट आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इन अ लीनियर ऑर्डर, ओके। तो सटन ने क्या कहा, सटन ने कहा कि यस ऑब्वियसली जो जीन्स हैं वो एक एक्चुअल फिजिकल हेरिडिटी यूनिट है, ठीक है, बट वो लोकेटेड कहाँ है, वो लोकेटेड क्रोमोसोम में ही है, ये उन्होंने कहा। बातें दोनों की सही है, बट मेंडल ने कोई फिजिकल एविडेंस नहीं दिया था जीन्स का, ठीक है। एंड ये भी नहीं कहा था कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं, जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, यू नो अबाउट डीएनए। डीएनए को भी हम जानेंगे अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि डीएनए क्या होता है, ठीक है। डीएनए एक बायोमोलिक्यूल है, उसकी स्टडी हम फिर आगे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है वो इंडिपेंडेंटली एसोसिएट भी हो जाते हैं और सेग्रीगेट भी हो जाते हैं। ये जैसे हम देख रहे हैं डायग्राम में, ये सेल साइकिल में हमने देखी G1 ग्रोथ 1, G2 ग्रोथ 2, एंड देन उसके बाद मियोसिस फर्स्ट में हम देखते हैं कि एनाफेज आती है मेटाफेज के बाद, जिसमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होते हैं। मियोसिस सेकंड में वो और सेग्रीगेट हो जाते हैं। एंड जब जर्म सेल फॉर्मेशन होती है, ये एक सेल डिवीजन है, जर्म सेल फॉर्मेशन हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, हमें डिफरेंट टाइप की यानी कि अलग अलग तरह से क्या होगी, ये सेग्रीगेट हो चुके हैं, ओके, ये क्या हो चुके हैं, सेग्रीगेट हो चुके हैं। तो ये बातें क्या हैं, ये बताती हैं कि जो जीन्स हैं, ठीक है, वो भी पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, बट जीन्स क्या होते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम में इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, लीनियर वे में प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, होमोलोगस पेयर में होते हैं, एंड जीन्स भी होते हैं, पेयर में होते हैं, ओके। देन उसके बाद देखा कि किस तरह से ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा कि जो क्रोमोसोम है, ओके, ये पॉसिबिलिटीज 1 एंड पॉसिबिलिटी 2, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट सेम पोल। सेकेंड पॉसिबिलिटीज में भी सेम कंडीशन है कि जो वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट द सेम पोल, ओके। तो इसमें दिख रहा है कि मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड एंड मियोसिस सेकंड जर्म सेल एंड जर्म सेल, ओके। तो जो
ये कंडीशन क्या है, ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जो कि मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स के टर्म में दिया था। जीन्स क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। जब उन्होंने क्या दिया था अपना जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डायहाइब्रिड क्रॉस जिसको कहते हैं, उसमें इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था। बट यहाँ क्रोमोसोम सटन ने क्या दिया कि जो क्रोमोसोम है उसके इनसाइड पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, और क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली एसोसिएट होके फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं, जब एक नया इंडिविजुअल जो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, अलग होता है, स्टेबल होता है। ये बताया सटन ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर देख रहे हैं हम एनाफेज में, ठीक है। ये एनाफेज मेटाफेज में क्या होते हैं, लीनियर वे में होते हैं, अगर आपने सेल डिवीजन हमने पढ़ी है, ठीक है। तो सेल डिवीजन में आपने देखा होगा कि जो मेटाफेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोमिक लीनियर मीन्स मिड में होते हैं, मिडिल में होते हैं। एनाफेज में क्या हो जाते हैं, वो धीरे धीरे फिर अब सेग्रीगेट होना शुरू होते हैं। ओके, हम देख रहे हैं मियोसिस सेकंड एंड देन मियोसिस सेकंड के बाद हम एनाफेज में देख रहे हैं कि जो जर्म सेल बनते हैं वो उसमें क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो चुके हैं। ये ओके, सेम है जिधर भी क्रोमोसोम आर सेग्रीगेटेड। तो ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट होने पर, ठीक है, फिर क्या होती है, इन क्रोमोसोम में बीच में मेल क्रोमोसोम एंड फीमेल क्रोमोसोम मीन्स फर्टिलाइजेशन जब होती है तो उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होने पर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एसोसिएट होकर एक नया ट्रेट को ओरिजिनेट करते हैं। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये था सटन एंड बोवरी का लॉ ऑफ, या कह सकते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम के टर्म में दिया। जो मेंडल ने लॉज दिए थे उन लॉज को उन्होंने क्रोमोसोम के टर्म में दिया, और जो जीन है उसको बताया कि वो होता कहाँ है, किस मैटर का वो बना होता है। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि इन ये जो सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोम के टर्म में अपना एविडेंस दिया था, इसको प्रैक्टिकली, ठीक है, इस जो लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, इसको मॉर्गन, ओके, थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन जिसको हम कहते हैं, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने इसको प्रैक्टिकली, इसको फिर से क्या किया, एनालाइज किया, और इसको अपने प्रैक्टिकल वे में, ठीक है, इसको क्या किया, प्रूव किया, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल वे में क्या किया, उन्होंने प्रूफ किया कि क्रोमोसोमल थ्योरी होती कैसी है, किस में होती है। तो मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने जिस तरह से मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया, सेम एज थॉमस हंट मॉर्गन ने भी क्या किया, अपने कलीग के साथ मिलकर क्रोमोसोमल थ्योरी का एक प्रैक्टिकल क्या किया, उसका सत्यापन किया, ठीक है। उसको क्या किया, प्रैक्टिकल वे में उसको ओरिजिनेट किया, प्रैक्टिकल वे में उनकी फिर से क्या किया, क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रैक्टिकल वे में एक फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर, ओके, एक फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर, ठीक है। तो इस फ्रूट फ्लाई को क्या किया, इस फ्रूट फ्लाई पर उन्होंने मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रैक्टिकल वे में काम किया, ठीक है। और जो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर है उस पर उन्होंने जब वर्क किया तो देखा कि वो एक बहुत सूटेबल एनिमल है, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, वो मीन्स उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 वीक में कंप्लीट हो जाती है, ओके। एंड क्या होती है, यूनिसेक्सुअल होती है, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, उनको आराम से हम देख सकते हैं कि मेल कौन है फीमेल कौन है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनका जो जेनेटिक वेरिएशंस है, ठीक है, उसकी भी स्टडी करने की क्षमता, कैपेसिटी उसमें प्रेजेंट होती है। तब फिर क्या किया, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, एंड उन्होंने उसको फिर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है, ठीक है, उस टर्म में उन्होंने क्या किया, ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर जो कि एक फ्रूट फ्लाई है उस पर वर्क करके, उसको प्रैक्टिकली उसका यूज करके लेबोरेटरी में उसको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की जो थ्योरीज है
का जो टॉपिक है उसके उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।